स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर डीवी का एक केस आपके ऊपर हो रखा है तो उस डीवी के केस के अंतर्गत क्या चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनसे आप उस डीवी के केस को खारिज करवा सकते हैं। हम एक एक पॉइंट करके समझते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रैक्टिकल समस्या यह है कि जब हम खारिज करने की बात करते हैं तो मैक्सिमम लोगों का ये मत होता है कि सर हमको ऐसा कहा जा रहा है कि ये केस तो खारिज हो ही नहीं सकता, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है। प्रोविजन तो है, और बात यह है कि हम इन प्रोविजंस को यूज नहीं करते। देखिए, डीवी एक्ट के अंतर्गत साफ साफ जुरिडिक्शन का हवाला है। जुरिडिक्शन में साफ साफ लिखा है कि यह केस वहां से किया जा सकता है जहां पर वो जो लड़की है जो केस को फाइल कर रही है वो रहती हो या वो काम करती हो, या फिर जहां पर रिस्पोंडेंट रहते हो या काम करते हो। लेकिन देखने में यह आता है कि ये केस कहीं से भी फाइल कर दिया जाता है। अब उस प्लेस से उस लड़की का कोई लेना देना होता नहीं है, और साफ आपके पास कुछ प्रूफ भी होते हैं कि वो कहीं और रह रही है, कहीं और काम कर रही है और उसने कहीं और से फाइल किया है। तो दोस्तों, ये एक ग्राउंड है जिसके बेस पे आप सीधा केस को डिसमिस कराने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ जुरिडिक्शन एक एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करके उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं कि केस यहां नहीं चल सकता, इस कोर्ट को इस केस को सुनने की पावर ही नहीं है और इन्होंने कोर्ट को मिसगाइड करके ये केस यहां पे दर्ज कराया है। पहली डेट पे आप केस को खारिज करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको एक प्रॉपर पिटीशन बना करके कोर्ट में देनी पड़ेगी, प्रॉपर आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे, तब होगा। खाली अपने आप ही नहीं होगा। अब कई बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया जाता है, आपको कह दिया था हम ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, उसमें डिसमिस के लिए लिख देंगे। भाई, ऑब्जेक्शन फाइल हो गया ना तो ऑब्जेक्शन को कोई पढ़ेगा भी नहीं उस समय पे। कोर्ट रख लेगी कि ठीक है ऑब्जेक्शन आ गया, अब अगली डेट पे एफिडेविट देना, इंटरिम तय करेंगे। फिर तो कहने का मतलब ऑब्जेक्शन तो देना ही नहीं, ऑब्जेक्शन मतलब रिप्लाई देना ही नहीं। अगर आपका जुरिडिक्शन वाला पॉइंट फंस रहा है तो पहले आप केवल जुरिडिक्शन के पॉइंट पे लड़ो और उस केस को खारिज करवाओ। ठीक, अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पे कि कई बार ऐसा होता है कि जो डीवी का केस होता है वो बहुत लेट दर्ज किया जाता है। आप 5 साल 6 साल 7 साल से अलग ही रह रहे हैं और आज डीवी का केस फाइल हो रहा है, जबकि क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो टाइम लिमिट है वो क्लियर है कि भाई आपको 3 साल के अंदर अंदर इंसिडेंट के वो केस दर्ज करना होगा। तो अगर आपके मामले में ऐसा है तो केवल इस एक पर्टिकुलर ग्राउंड के आधार पर सेक्शन 468 सीआरपीसी का हवाला लेते हुए आप इसको खारिज करने के लिए एक पिटीशन दे सकते हैं और केवल इसी ग्राउंड पर इसको खारिज करने के लिए आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। अगर, लेकिन बात वही कि यहां पे भी आपको एफर्ट करना पड़ेगा, खुद से कोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों, दो बात हो गई, एक जुडिक्शन के बेस पे हो गई, एक टाइम लिमिट के बेस पे हो गई। अब तीसरी बात, कई बार होता है आप लोगों के ऊपर एफआईआर हुई, एफआईआर में 4 या 5 लोगों के नाम थे, पुलिस ने 5 लोगों में से 4 लोगों के नाम हटा दिए या 5 लोगों के नाम हटा दिए और मामले पे आपकी एफआईआर लग गई कि मामला बनता नहीं है, और उसके बाद डीवी का मामला फाइल किया जाता है कि भाई अब ये तो हुआ नहीं, अब चलो यहां से कर लेते हैं। तो दोस्तों, वो जो आपकी एफआईआर है जो पुलिस ने आफ्टर इन्वेस्टिगेशन लगाई है, या फिर वो लोग जिनके नाम आफ्टर इन्वेस्टिगेशन हटाए हैं, अगर पूरी एफआईआर लग गई है तो आप पूरे केस को ही डिसमिस कराने के लिए डिसमिसल पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और यदि पूरे नाम नहीं हटे, केवल कुछ नाम हटे हैं, तो उन पर्टिकुलर लोगों के लिए डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकते हैं। उसमें इसको एक ग्राउंड बनाया जा सकता है कि पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद इनके नाम हटा दिए और उन्हें हैरेस करने के लिए दोबारा से उन लोगों के सेम स्टोरी लाइन में फिर से नाम डाल दिए। इस ग्राउंड पे भी आप केस को डिसमिस या लोगों के नाम को डिस्चार्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कई बार आपके पास प्रूफ होता है कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो अलग रहते थे और आप अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे, लेकिन जब केस आता है तो सबका एक ही एड्रेस दिखा करके सबको इन्वॉल्व कर दिया जाता है। तो केवल इस ग्राउंड के आधार पर भी आप अपने पेरेंट्स के नाम डिस्चार्ज करवा सकते हैं। यानी कि हम उसमें क्या करेंगे, ये दिखाएंगे कि भाई यहां रहते हैं, उनका प्रॉपर एड्रेस प्रूफ लगाएंगे, आपका प्रॉपर एड्रेस प्रूफ लगाएंगे कि आप और आपकी वाइफ कहां रहते थे, और जब साथ ही में रहते थे तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप कहां हो गया, तो फिर नाम आ ही नहीं सकता, नाम हटना चाहिए। इस आधार पे भी लड़ा जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, कई बार आपके पास किसी केस का जजमेंट आपके फेवर में होता है। वो केस 498 का हो सकता है, वो केस डाइवोर्स का हो सकता है, वो केस सेक्शन 9 का हो सकता है, जिसके अंदर अपने जजमेंट में कोर्ट ने खुद माना होता है कि उस लड़की ने आपके ऊपर क्रूरता करी है। अगर ऐसा है तो क्रूरटी उसकी तरफ से प्रूव्ड है, और क्रूरटी अगर उसकी तरफ से प्रूव्ड है तो आप इसको भी एक ग्राउंड बना सकते हैं कि जी पूरा ट्रायल चलने के बाद कोर्ट ने ये माना है और यहां पे ये कह रही है कि डोमेस्टिक वायलेंस और क्रूरटी हमने करी है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। अब ये तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बता दिए। अब जब हम प्रॉपर ही चाहते हैं कि केस डिसमिस हो जाए या कुछ नाम डिस्चार्ज हो जाए, तो ये जितने भी ग्राउंड मैंने बताया आपको, ये तो मोटे मोटे हैं जो कि ऑलमोस्ट हमें हर मामलों में मिल जाते हैं। इन सबको हम कंबाइन कर दें तो सोचिए इनका कितना इंपैक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद बहुत सारे ग्राउंड्स ऐसे होते हैं जो आपके मामले की परिस्थितियों के आधार पर बनते हैं। बस ध्यान में रखना है कि डिसमिसल या डिस्चार्ज कराते हुए हमें प्राइमा फेसिया ग्राउंड ही चाहिए। अगर आप ये कहते हो मेरे पास तो रिकॉर्डिंग है सर, मेरी ये कहानी है, मेरी ये कहानी है, मेरे पास ये है, वो हम नहीं डाल सकते यहाँ पे। डिस्चार्ज और डिसमिसल
दोनों ही चीजों के लिए हमको केवल प्राइमा फेसिया ग्राउंड पे ही रहना है। जो मैंने आपको एग्जांपल बताया 4-5, ये सारे प्राइमा फेसिया ग्राउंड है। ऐसे ही कुछ और ग्राउंड भी हर एक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हो सकते हैं, और इन सबको कंबाइन करके जब एक पिटीशन बना के उन पर प्रॉपर आर्ग्यू किया जाता है तो आपके डिस्चार्ज और डिसमिसल की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसे आगे भी शेयर कर देना। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।